हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज हम केमिकल रिएक्शन के पार्ट 2 पे आ गए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना था कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उनके इक्वेशन के बारे में आते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दो केमिकल रिएक्शन को मिलाने पर एक नया प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने बहुत डिटेलिंग में जाना था। बैलेंसिंग, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस, ये सब चीज़ आया था। आज हम इसके अंदर नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट पहले देख रहे हैं। वी हैव टिल नाउ टू व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन इन द वेयर केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन जो होता है, इसमें केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें हम जान चुके हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व टू ब्रेकिंग और मेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन एटम एंड प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन वो होता है जो जो एटम्स को या तो ब्रेक करता है या मेक करता है, प्रोड्यूस टू न्यू, और एक नया सब्सटेंस बनाता है। जैसे मान लो आपने दो अलग अलग एलिमेंट लिए, आपने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया और ऑक्साइड लिया। जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपस में रिएक्ट कराएंगे, केमिकल रिएक्शन कराएंगे, तो हमें क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सब चीज़ें हमने अभी पीछे पढ़ी थी। ठीक है, वी नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हम ये जानते हैं रिएक्शन होते कितने टाइप्स के। ये तो हमने पढ़ लिया रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, और उसको कैसे किया जाता है हमने और अगर उनमें बैलेंसिंग, अगर उनमें बैलेंस भी नहीं बना तो हम उसे बैलेंस करते हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें टाइप भी होते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो वी आर बेसिकली 4 मेजर केमिकल रिएक्शन। वैसे देखा जाए तो 4 टाइप के मेजर केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो बच्चों, ये हमारे हैं जो 10th क्लास के सिलेबस में है, वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दे रखे हैं। 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजर रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख ले रहे हैं। द केमिकल रिएक्शन इज द टू एंड मोर सब्सटेंस कंबाइंड फॉर्म ऑफ सिंगल प्रोडक्ट्स कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या कह रहा है कि हमने दो अलग अलग प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है, उनका हमने आपस में रिएक्शन कराया, तो रिएक्शन कराने के बाद इन दोनों का एक ही प्रोडक्ट आएगा, उसको हम बोले केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल जनरल फॉर्म से ए प्लस बी को आपस में रिएक्शन कराया तो इनका जो रिजल्टेंट आया या प्रोडक्ट आया वो क्या ए बी होगा। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर देखो, बर्निंग ऑफ कॉइल, कॉइल को जलाने पर क्या होता है कि दो अलग बॉन्डिंग द कॉइल का जो हमारा फॉर्मूला क्या है, सी। सी जो है वो हमारे गैस फॉर्म में है कार्बन, और ऑक्सीजन भी हमारे किस में O2 की फॉर्म, सॉरी कार्बन जो हमारे किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो कार्बन हमारे सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन हमारे गैस फॉर्म में। जब ऑक्सीजन और कार्बन को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम CO2 बोलते हैं, गैसियस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कि दो अलग अलग एलिमेंट या दो अलग अलग एटम को आपस में रिएक्ट कराने पे जो प्रोडक्ट आता है वो सिंगल वन प्रोडक्ट आता है, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, जब इनको आपस में केमिकल रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, CO2, तो उनका एक ही प्रोडक्ट मिला। ठीक है, जैसे कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन हमारा गैसियस फॉर्म में था, इन दोनों का रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या होगा, CO2 मिलेगा गैसियस फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अब और देखिए, जैसे कैल्शियम विद ऑक्साइड द वाटर, वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऐसे मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट टू vigorously with the water to produce slag lime, the calcium hydroxide release the large number of the heat, बहुत ज़्यादा नंबर में हीट होती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, स्लैंग लाइम आएगा। तो स्लैंग लाइम वो क्या, एक सिंगल प्रोडक्ट आएगा। जैसे CaO है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और H2O पानी के फॉर्म में H2O। तो जब इन दोनों का आपस में केमिकल रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, CaO2 स्क्वायर। ठीक है, और ये एक्वा सॉल्यूशन मिला, एक्वा सॉल्यूशन। तो ये क्या कहलाएगा, स्लैंग लाइम कहलाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। इन दिस रिएक्शन वी ऑब्जर्व टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज द प्रोड्यूस। ठीक है, इस टाइप का जो रिएक्शन होता है इससे बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब these reaction which heat the release alone the formation of the product called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, जब कोई ऐसे दो अलग अलग
केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं, जो उनमें जो रिएक्टर को रिएक्शन कराने पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस टाइप के रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। जैसे आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 6 में एग्जांपल दे रखा है, जैसे बेकर है, वाटर है और कैल्शियम ऑक्साइड किया, तो हमने क्या करा, इनका केमिकल रिएक्शन कराने में हमें क्या मिलेगा, स्लैंग लाइम मिलेगा। और स्लैंग लाइम के साथ साथ क्या होगा, इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो इस टाइप के फॉर्मेशन रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है बच्चों। अब इसी में एक और टाइप आता है, द रेस्पिरेशन ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वी हैव ऑल एनर्जी स्टेट अलाइव विच इज प्रोवाइड टू फूड एंड वी ईट। ठीक है, हम लोगों को किसकी जरूरत होती है, जीने के लिए, हमें जीने की जरूरत है, तो जीने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। अब एनर्जी हमें किस किस फॉर्म में मिलता है, फूड के फॉर्म में मिलता है। और फूड कैसे होता है, जब हम वो खाते हैं, जो भी हम खाते हैं उसे फूड कहते हैं। ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन टू सिंपलेस्ट सब्सटेंस। क्या होता है, जब हम हमारा जो ड्यूरिंग द डाइजेशन होता है, तो हमारा जो फूड होता है वो सिंपल सब्सटेंस क्या होता है, ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, छोटे छोटे फॉर्म में टूटते हैं। ठीक है, जैसे हमने राइस, पोटैटो कंटेन कार्बोहाइड्रेट विच इज आर ब्रोकन डाउन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्या होता है, ये बाद में ग्लूकोज, हमने मान लो हमने खाना खाया, अब उस खाने को हमारा जो पेट है, जो हमारा स्टमक है, वो उसे डाइजेस्ट करेगा। जो उसको डाइजेस्ट करेगा तो उस फूड को क्या करेगा, वो ब्रोकन कप करेगा, ब्रोकन डाउन करेगा स्मॉल, किसमें, छोटे छोटे पीस, छोटे सिंपल सिंपल सब्सटेंस में, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में वो उसे कन्वर्ट करेगा। फिर वही ग्लूकोज हम एज ए एनर्जी की तरह यूज करते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स पे। ठीक है, तो दिस इज ग्लूकोज कंबाइंड टू ऑक्सीजन विद आवर सेल एंड प्रोवाइड टू एनर्जी। अब क्या होता है, अब हमने खाना खाया, हमने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ, उससे हमें एनर्जी मिली और वो ग्लूकोज फॉर्म में बन गया। अब उसी ग्लूकोज में हम क्या मिला देते हैं, ऑक्सीजन मिला देते हैं, ऑक्सीजन मिला देते हैं, जो हमारे सेल्स के लिए और हमारे प्रोवाइड एनर्जी के लिए बहुत जरूरत है। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन साथ में नहीं होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए और हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसी मारे हमारी बॉडी क्या करती है, इसी मारे हमारी बॉडी में क्या होता है कि इस चीज़ को बनाए रखने के लिए हमारे जो भी ग्लूकोज है उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो C6H12O2 ही हमारा ऑक्सीजन है, CO2 ही हमारा ऑक्सीजन है, और उसे हमने क्या करा, साथ में कंबाइन करा, तो हमें क्या मिला, C6O और प्लस CH2O और प्लस एनर्जी की फॉर्म में, ये तीन इस चीज़ों में टूट गया। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन द नेचर, इसे भी हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है बच्चों। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज वन सब्सटेंस कंपोज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल प्रोडक्ट एंड मोर देन टू प्रोडक्ट्स कॉल्ड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या है कि मान लो हमारे पास एक वन सब्सटेंस है, अब उसे वन सब्सटेंस हमने डीकम्पोज किया। अब डीकम्पोज किसी भी फॉर्म में कर सकती हो, यू विल गिव टू एनर्जी, आप उसे एनर्जी दे दो, या किसी भी तरीके का उसे डीकम्पोज करो। जब आप उसे डीकम्पोज करोगे तो वो जो प्रोडक्ट, जो रिएक्टर है, वो दो स्प्लिट हो जाएगा, दो अलग अलग प्रोडक्ट में, दो अलग अलग प्रोडक्ट, दो अर्थ से ज़्यादा प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो उस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो कि ए और बी को हमने करा, तो ये दो दो अलग अलग क्या हो गया, प्रोडक्ट में टूट गया, ए और बी को, तो इस टाइप के फॉर्म को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब जनरल फॉर्म देखा, अब देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिवर्स इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ही अपोजिट होता है। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तब दो अलग अलग रिएक्टर को आपस में केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक नया प्रोडक्ट बनता है। वही नया प्रोडक्ट क्या कहलाता था, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो बिल्कुल ही अपोजिट होता है, किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, डीकम्पोजिशन क्या होता है, एक रिएक्टर होता है, उसे हम एनर्जी दें या एनर्जी देके उसे डीकम्पोज करें, जब डीकम्पोज करते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और उसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके बच्चों, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है हीटिंग द फ्यूरियस सल्फेट इन क्रिस्टल। हमारे पास क्या है, एक फ्यूरियस सल्फेट क्रिस्टल है, उसे हीटिंग करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, फ्यूरियस सल्फेट इस क्रिस्टल आर द ग्रीन कलर। किस कलर का होता है, देखो ये पिक्चर भी दे रखी है आपको, ग्रीन कलर का होता है हमारा सल्फर, क्या होता है, फ्यूरियस सल्फेट। अब फ्यूरियस सल्फेट साइंटिफिक वो फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 होता है। व्हेन द फ्यूरियस सल्फेट हीटेड लॉस 7 वाटर मॉलिक्यूल एंड कलर इन द क्रिस्टल चेंज। क्या होता है, जब हम फ्यूरियस सल्फेट को हीट करते हैं तो वो क्या करता है, अपने 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है
और इसी वजह से क्या होता है, इसका क्रिस्टल का कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इट इज़ अ डीकम्पोज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्रीऑक्साइड। तो इससे क्या होगा, ये तीन अलग अलग प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाता है। पहला बनता है फ्यूरिक ऑक्साइड, दूसरा बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस तरीके से क्या होता है, ये डीकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, फ्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड, वेयर अदर आर द गैसेस। तो क्या होता है, ये जब स्प्लिट होते हैं तो जो फ्यूरियस ऑक्साइड होता है वो सॉलिड में रह जाता है, और अदर दो जो गैसेस है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर टेरोक्साइड, ये दोनों गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ओके बच्चों, अब देखो इसका रिएक्शन देखो, ये रहा। जैसे हमारे पास दे रखा है 2FeSO4 दे रखा है। ठीक है, उसको हमने क्या करा, उसको हमने हीट दिया। हीट देने पे क्या होगा, ये बना Fe2O3 और SO2 और SO3, ये बना सल्फर ऑक्साइड, ये बना सल्फर डाइऑक्साइड, ये बना सल्फर ट्रीऑक्साइड। तो तीन प्रोडक्ट में ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट गया। किससे, एक प्रोडक्ट से, एक रिएक्टेंट से। ये जो हमारे पास रिएक्टेंट था, इससे हमने तीन प्रोडक्ट, तो ये एग्जांपल है किसका, डी डी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। डीकम्पोज रिएक्शन इज रिक्वायर्ड टू एनर्जी डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग एनर्जी चाहिए। जैसे हीट थर्मल डीकम्पोजिशन हो सकता है हीट देने पर, इलेक्ट्रिक देने पर इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा डीकम्पोजिशन हो जाता है, लाइट देने पर फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन हो जाता है। तो इस तरीके अलग अलग होता है। पहला देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन होता क्या। व्हेन जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन द कैरी आउट टू हीटिंग द कॉल्ड ऑफ द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट टू हीटिंग द कॉल्ड ऑफ थर्मल, कि कोई भी रिएक्शन करते हैं, अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, अगर उसको हीट के द्वारा उस रिएक्शन को किया जाता है, तो वो वाला जो रिएक्शन कहलाता है वो कहलाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन द कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड टू कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। जैसे कि हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट हीट दिया तो ये क्या बना, CaO में पलटा और प्लस CO2, मतलब कि ये बना कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, ठीक है। अब व्हेन द लेड को व्हेन द डीकम्पोजर लेड नाइट्रेट को जब हम डीकम्पोज करते हैं तो क्या होता है, व्हेन द लेड नाइट्रेट क्रिस्टल हीट है, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वी ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ द ब्राउन फॉर्म्स। तो उसमें एक ब्राउन क्या होता है, एक एमिट होने लगती है एक चीज़ ब्राउन फ्यूम से, मतलब एक तरह फ्यूम कह सकते हो, धुआं टाइप का, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ये धुआं टाइप का निकलता है। दिस फॉर्म्स आर द नाइट क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। यही क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। उसका रिएक्शन देख ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास दे रखा है PbNO3 2, ठीक है, इसे हमने क्या हीट दिया तो हमें क्या मिला, PbO प्लस NO2 और प्लस O2 हमें मिला। तो ये क्या है, ये सब एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन नाइट्राइट के। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है वाटर में, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो डीकम्पोजर कैरी आउट टू इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बबल्स आर ऑब्जर्व ऑन द अर्थ इन द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक होता है कि ऑब्जर्व टू बोथ ऑफ इलेक्ट्रोड। देखो जैसे कि इसमें क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। देखो एक ये इलेक्ट्रोड, एक ये इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है, और एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो एनोड होता है। जैसे आप कह सकते हो कैथोड में हाइड्रोजन है और एनोड वाले में ऑक्सीजन है। एक कैथोड ऑक्सीजन, ये रहा। तो ये वाला क्या है हमारा एनोड, तो इसमें ऑक्सीजन है, और ये हमारा कैथोड है, इसमें हाइड्रोजन है हमारा। ठीक है, हाइड्रोजन डबल अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या करता है कि वो जब हाइड्रोजन इज डबल अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, कि हाइड्रोजन को डबल अमाउंट पे रखा जाता है ऑक्सीजन मुकाबले, तो वाटर मॉलिक्यूल कंटेन तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा उसमें आते हैं। ये सब वाटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि क्रोमिंग में जब हम क्रोम होता है, आपने देखा होगा बाइक में जो क्रोम्स होते हैं वाइट से सिल्वर करके, वो इतने शाइन क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा बनाया जाता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे चमकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस के। ठीक है बच्चों, अब फोटोकेमिकल रिएक्शन होता क्या है, देखो अब फोटोकेमिकल मतलब फोटो मीन्स लाइट, केमिकल रिएक्शन मतलब उसमें कुछ बदलाव आना। केमिकल रिएक्शन में सनलाइट के द्वारा जो जो चेंजेस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसको हम फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले डीकम्पोजिशन कैरी आउट टू प्रेजेंट ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ऑफ फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है,
जो डिकम्पोजिशन सन के प्रेजेंस पे होता है, जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है सन के प्रेजेंट पे, उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, जब व्हेन द, जैसे कि आप देख सकते हो, आप एक पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, इस पिक्चर को देखो, इसमें क्या है, ये जो रखा हुआ ये है हमारा सिल्वर क्या क्लोराइड, ठीक है, उसे हमने सन की तरफ रख दिया, सन की तरफ, इससे सनलाइट इसमें आ रही है, देखो आप देख रही है, तो इस जब सनलाइट पड़ेगी तो ये हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है वो सन के प्रेजेंट पे क्या होगा, ग्रे कलर का टर्न होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम टू वाइट, पहले वाइट था, और ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है वो वाइट कलर का होता है, जैसे सन के प्रेजेंट पे आएगा तो वो किस कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का, ठीक है। तो इस टाइप की चेंज को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये रहा हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड है 2AgCl वाइट कलर का, जब हम उसमें सनलाइट को प्रेजेंट करेंगे, सनलाइट को स्ट्राइक करेंगे तो ये किस में जाएगा, Ag ग्रे कलर में और Cl2 आ जाएगा। तो इस तरीके सिल्वर इज द वे ऑफ द सिंपल ब्रोमाइंड ऑल्सो द डिकम्पोजिशन, जैसे ब्रोमाइंड का है, जैसे A2AgBr है, इसमें सनलाइट लिया तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइन अलग हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल है हमारे फोटोकेमिकल रिएक्शन के। अब कमर्शियल यूजेस में कहाँ होता है, ये जैसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, आपने देखा होगा फोटोग्राफी, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी बनाई जाती है वो इस फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक हमने पीछे भी पढ़ा था और अभी भी थोड़ा समझाते रहे। दिस रिएक्शन विच इज हीटेड ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, उस टाइप के रिएक्शन जब कोई रिएक्शन के टाइम में एनर्जी हीट जो होती है वो ऑब्जर्व कर ली जाती है, क्या की जाती है, ऑब्जर्व कर ली जाती है, ले ली जाती है, तो उस टाइप के रिएक्शन बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस एनर्जी कैन बी ऑब्जर्व द वेरियस लाइक फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ एनर्जी क्या कर दी जाती है, ऑब्जर्व कर ली जाती है, खत्म कर दी जाती है, तो उस वो उसके अच्छा वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे हाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट के फॉर्म में भी हो, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी होती है। इसी वजह से क्या होता है कि बैलेंसिंग में अनबैलेंसिंग आती है, हमने पीछे बैलेंस ही पढ़ा था, तो उसे बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसी मारे उसे हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजल रिएक्शन आर द एंडोथर्मिक नेचर, ठीक है। अब ये एक तरह से क्या है, डिकम्पोजल रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक भी कह सकते हैं, नेचर में ऐसा होता रहता है, बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी, ठीक है। अब सेकंड हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या, ऑब्वियसली अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेस से आप समझ रहे होगे कि किसी की जगह बदलने की बात हो रही है, कुछ चेंजेस की बात, वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी रिएक्शन या एनी एलिमेंट एक्सचेंज ईच अदर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टू रीड टू this statement. The chemical reaction is which more reactive metal displays in the less reactive metals form of salt solution, the called to displacement reaction. अब क्या है, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये बहुत ही ज़्यादा मोर रिएक्टिव होते हैं मेटल के साथ, मेटल में डिस्प्लेस करने के, लेकिन लेस रिएक्टिव होते हैं मेटल फ्रॉम टू सॉलिड टू मेटल टू मॉर्टल टू सॉलिड सोल्यूशन करने पे, ठीक है। आप सिंपल समझो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई दो अलग अलग रिएक्टर ने जब वो आपस में क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो इनके कुछ जो पहले वाले पार्टनर के होंगे वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे दूसरे वाले के साथ, और वो अपना साथ उसके साथ नया रिएक्शन बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो जनरल फॉर्म, जैसे कि हमारे पास ए और प्लस ए बी और ए सी दे रखा, मतलब ए एक अलग रिएक्टर है और बी सी साथ में एक अलग रिएक्टर है। जब इनको आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो इसके साथ क्या होगा, जो सी था प्रोडक्ट के फॉर्म में आपने देखा होगा, सी जो था वो बी के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन क्या वो केमिकल रिएक्शन करने लगा तो वो सी जो वो ए के साथ रिएक्ट करने लगा और ए सी बना दिया, तो उससे क्या होगा कि इसने अपनी क्या है बी की जगह पोजीशन चेंज करके ए के साथ रिएक्शन कर लिया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसका जनरल फॉर्म है ए प्लस बी सी इज इक्वल टू बी प्लस ए सी, देखिए ठीक है। तो बिफोर द स्टार्टिंग द डिस्प्लेसमेंट वी नीड टू रिमेंबर टू रिएक्टिविटी सिटी। अब रिएक्टिविटी सीरीज को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्यों, जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जो कम रिएक्टिव होते हैं वो कम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में रिएक्टिव सीरीज दे रखी होगी, ठीक है बच्चों, और शायद हमने भी आगे है हमारे पास भी, देखो ये रहे हमारे रिएक्टिव सीरीज, ये आपको बहुत अच्छी तरह याद करना है। जैसे कि हमारे पास कुछ दे रखा है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो अब देखो मोस्ट रिएक्टिव कौन कौन से होते हैं, पोटेंशियल, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
उसके डिक्रीजिंग सेक्टर में कम होते जाएंगे और ये लेस हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन सा था, पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे होते थे। गोल्ड जो कम रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिविटी मेटल होते हैं वो बहुत जल्दी डिस्प्लेस रिएक्शन करता है, जो कम होते हैं वो नहीं करते। तो एक बार ये आप चार्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एमसीक्यू के फॉर्म में एग्जाम बोर्ड में आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आयरन विद द कॉपर सल्फेट रिएक्ट करने का, ये उसी का एग्जाम्पल है। ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 10 पेज नंबर 11 में दे रखा है, ये केमिकल से देख लीजिएगा। इसके बारे में आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके पीछे जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था उसका कुछ एक्सप्लेनेशन है, चलो वो देख ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ब्लू इन द कलर, ठीक है। क्या है, जब कॉपर सल्फेट को हम, ठीक है, सॉल्यूशन सल्फेट में कॉपर को हम सल्फेट में डालेंगे तो वो क्या कलर ब्लू कर देगा। आयरन नेल इज अ डीप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न टू रेडिश ब्राउन टू द डिपोजिट ऑफ कॉपर, ठीक है। क्या होगा जब आयरन नील है, ठीक है, आयरन का नेल मतलब कि क्या है, हमारे पास चोवा है, ठीक है। चोवे को हम अगर क्या करें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, डाल देंगे, तो वो किस कलर का हो जाएगा, वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा, डिपॉजिट ऑफ कंपोजिशन, क्यों, कॉपर को डिपॉजिट कर देगा। जैसे कि आप देखो ये रहा हमारे पास नेल वाइट है और ये देखिए इसे ब्राउन कलर कर दिया। तो ब्लू कलर द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज द ग्रीन कलर इन आयरन डिस्प्ले द कॉपर सोल्यूशन। तो हमने क्या करा था, कॉपर सोल्यूशन लिया था जिसका कलर क्या था, ब्लू था। अब उसमें हमने क्या डाल दिया, कील डाल दिया, नील डाल दिया। अब नील डालने पे क्या हुआ कि वो जो नेल था वो क्या हो गया, रेडिश कलर का हो गया। क्यों, क्योंकि ब्लू कलर कॉपर सल्फेट जो था उसने ग्रीन कलर इन द आयरन डिस्प्ले था, और उसके जो नेचुरल वाइट कलर था या कुछ था उसको चेंज करके उसके रंग को चेंज कर दिया। तो इस तरीके कह सकते हो कि उसने क्या करा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसने जो अपना केमिकल रिएक्शन क्या किसके साथ, नेल के साथ कर लिया। नेल के साथ करने के बाद उसने क्या करा, अपना जो कॉपर सल्फेट का जो कलर था या कुछ था रेडिश, उसको दे दिया नेल को दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, नेल का रंग ब्राउनिश हो रेडिश हो गया, और इससे क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। जैसे कि आप देखो एफी, देखो आपको दिख रहा है, ये है हमारा आयरन नेल और ये है हमारा CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। अब इनका केमिकल रिएक्शन कराया तो आपने देखा, जो ये था सल्फेट ऑक्साइड जो था उसने आयरन के साथ रिएक्शन कर लिया, तो ये क्या बन गया, FeSO4 बन गया और कॉपर को बिल्कुल अलग कर दिया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो अभी हम पीछे डायग्राम था उसके बारे में, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। अब अदर एग्जाम्पल और भी आप देख सकते हैं, अदर एग्जाम्पल जैसे जिंक रिएक्ट टू कॉपर सल्फेट टू जिंक सल्फेट एंड टू कॉपर बनाता है, ठीक है। जैसे जिंक है और हमने कॉपर सल्फेट रिएक्ट करा तो क्या करेगा, जिंक जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर को अलग छोड़ देगा, तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे लेड रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट फॉर्म ऑफ लेड सल्फेट एंड कॉपर। अब लेड भी जो है वो क्या होता है, विद कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा तो आपको लेड सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। जैसे हमारे पास लेड है Pb और CuSO4 के साथ रिएक्ट करा है, तो क्या हुआ, Pb ने जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर लिया, SO4 का रिएक्ट करके PbSO4 बना दिया और कॉपर को अलग दे दिया। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं। तो आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बस आपको याद रखना है कि ये किससे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब बस कुछ नहीं है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट के बड़े पापा हैं डबल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट। इसमें दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, अपने एलिमेंट को, एटम को दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो दो कपल है, अब दो कपल क्या है, अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इस तरीके से ही डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले इसकी डेफिनेशन देख ले रहे हैं। चेंज द रिएक्शन इन विच इज द वेयर इज द चेंज इन द आयरन बिटवीन द रिएक्टेंट कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि ये एक तरह केमिकल है जिसमें क्या होता है, वो अपने आयंस, रिएक्टेंट जो आयंस है वो बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट के टाइम में, दूसरे वाले एटम के साथ या दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ, ठीक है। उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आप देखो ए भी एक अलग, कह सकते हो ए भी एक अलग क्या है, एलिमेंट है या आप कह सकते हो रिएक्टेंट है, और CD एक अलग रिएक्टेंट है। जब इनका केमिकल रिएक्शन करा तो क्या करा, C ने B के साथ रिएक्ट कर लिया, A ने D के साथ कर लिया, दोनों ने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया अपने आयंस को। जैसे कि देखो
ए जो है वो डी के साथ रिएक्ट कर गया और सी जो है वो डी बी के साथ रिएक्ट कर गया। लेकिन पहले क्या था, रिएक्टेंट फॉर्म में ये दोनों ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे थे सी डी, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आया वो चेंज हो गया। तो इस टाइप के चेंज को हम डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे ए बी प्लस सी डी इनका रिएक्शन कराया तो ए जो है वो डी के साथ हो गया और बी जो है वो सी के साथ हो गया, तो ए डी प्लस सी डी, तो इस ये हो गया रिएक्शन। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्कम्पोजिशन के कुछ एग्जांपल देख ले रहे हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल दे रखा है बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का, ठीक है। तो वी परफॉर्म टू एक्टिविटी, ये आपकी क्लास 10th के पेज नंबर 11 में दे रखा है, एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं। वी हैव परफॉर्म टू एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। We mix the barium chloride and sodium sulfate. We observe to white substance is insoluble in water. ठीक है, हमने क्या करा, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को आपस में क्या करा, मिक्स करा, तो उसमें जो वाइट कलर सब्सटेंस था वो इनसॉल्युबल था, ठीक है, वो उसमें मिला नहीं। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन द बेरियम सल्फेट, वो क्या था, बेरियम सल्फेट था, ठीक है। तो रिएक्शन, दिस रिएक्शन कैसे हुआ, देखो BaCl2 प्लस Na2SO4 का जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें BA और SO4 और 2NaCl हो जाएगा। तो आपने देखा कि बेरियम ने क्या करा, बेरियम ने SO4 के साथ रिएक्ट कर लिया, Cl ने Na2 के साथ किया। तो इस तरीके के रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। दिस इज सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ऑफ कॉल ऑफ द पेरिसिपिटेट, ठीक है। और इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को बोला जाता है पेरिसिपिटेट बोला जाता है, ठीक है। पेरिसिपिटेट रिएक्शन होता क्या, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस द पेरिसिपेट इज नोन इज कॉल्ड पेरिसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। क्या किसी भी केमिकल को रिएक्शन करते हैं, उसमें से कुछ क्या है, वाइट या कोई ब्लैक कुछ करके जो सबसे इनसॉल्युबल होते हैं, उन इनसॉल्युबल को हम क्या बोलते हैं, पेरिसिपिटेशन बोला जाता है या पीपीटी भी बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम पीपीटी बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखो AgNO3 का हमने NaCl के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिला, Ag ने Cl के साथ रिएक्ट कर लिया, NO3 ने Na के साथ रिएक्ट कर लिया, जैसे AgCl प्लस NaNO3 बना। तो इसमें जो वाइट अनसॉल्युबल सब्सटेंट था वो पीपीटी कहलाएगा। ऐसे ही CuSO4 ने हाइड्रोजन रिएक्ट करा तो Cu जो है वो S के साथ कर गया और S2 ने SO4 के साथ रिएक्ट कर लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ब्लैक कलर का पीपीटी निकलेगा। तो ये सब एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है बच्चों। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन जब एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर को मिलता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आपने एसिड बेस वाला चैप्टर हम अभी आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो उसमें आपको पता ही है, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है। जब भी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है तो हमें सॉल्ट और पानी मिलता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके बच्चों। अब एक और नया रिएक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद करना है, जिसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है, रिडॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिडॉक्स। अब रिडॉक्स दो चीज़ है, री माने रिडक्शन और डॉक्स माने ऑक्सीडेशन। रेड माने क्या होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्स माने होता है ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों रिएक्शन होते क्या है, इफ द सब्सटेंस ग्रेन द ऑक्सीजन लूज द हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन सब्सटेंस सेड टू बी ऑक्सीडाइज प्रोड्यूस कॉल ऑक्सीडेशन। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है रिएक्शन के दौरान पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, या वो सब्सटेंस क्या हो जाए, ऑक्साइड हो जाता है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब है कि जब कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन लूज हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अब क्या है, इस सब्सटेंस लूज द हाइड्रोजन और गेन द लूज द ऑक्सीजन और गेन द हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन सब्सटेंस सेड टू रिड्यूस या प्रोसेस ऑफ कॉल रिडक्शन हो गया। रिडक्शन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को लूज करता है और हाइड्रोजन गेन करता है अपने रिएक्शन के दौरान पर, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बोला जाता है रिड्यूस्ड एंड प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो इन दो और ठीक है, ये दो अलग अलग रिएक्शन है, लेकिन जब एक ही केमिकल रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, तब उस टाइप के रिएक्शन बोलते हैं रिडॉक्स, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब एक्टिविटीज़ देख लीजिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब हम कॉपर को गर्म करते हैं हीट तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे तो जो सरफेस होता है कॉपर पाउडर बिकम अ
कोडेड विद ब्लैक कोड ऑक्साइड, मतलब कि जब हम कॉपर को गर्म करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे, तो जो कॉपर पाउडर होता है, जो पाउडर का जो सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर में हो जाता है, ब्लैक कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। तो वाई दिस हैपनिंग, ये क्या होता है, दिस हैपन बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड इज अ फॉर्म। तो क्या होता है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और इसकी वजह से क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे Cu है, Cu जो है ऑक्सीजन रिएक्शन कराएंगे तो Cu क्या हो जाएगा, CuO हो जाएगा, 2Cu। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। तो ये आपकी NCERT पेज नंबर 11 में आप देख सकते हैं, ये इस टाइप का ये रहेगा। हमने क्या करा, ये हमारा कॉपर है और इस ऑक्सीजन होगा चारों तरफ, उसके प्रेजेंट पे हमने जगह फ्लेम हीट दी, हीट देने पर क्या हुआ कि ये क्या करेगा, जो कॉपर वाइट कलर का पाउडर है उसका सरफेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कॉपर में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीजन रिएक्ट करने पर ऑक्साइड बनाया जाएगा, तो वो कॉपर ऑक्साइड होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ठीक है बच्चों। अब हमारा इफ, तो अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल इफ, ठीक है, हम इसी का अगला देखें। इफ द हाइड्रोजन पास ओवर द हीटेड मेल्टेड Cu, द ब्लैक कोटेड सरफेस टर्न इनटू ब्राउन, रिवर्स रिएक्शन कॉल्ड ऑफ प्लेस इन कॉपर ऑक्साइड। अब दोबारा क्या हो गया, अगर हम फिर वही हमने क्या लिया, हमने CuO लिया, क्या हो, कॉपर ऑक्साइड को दोबारा हाइड्रोजन पास कराया, उससे हाइड्रोजन द्वारा उसे पास कराया, हाइड्रोजन की प्रेजेंट पर उससे हीट करा, तो क्या होगा, ये रिएक्शन दोबारा क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, वापस कॉपर क्या है अपने ही नेचुरल कलर मतलब वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब आप देख लो ये वाला एग्जांपल क्या है, रिडॉक्स का है, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जैसे कि देखो CuSO4 है, तो आपने क्या करा कि आपने क्या करा, CO के साथ क्या हुआ, क्या हो गया, ऑक्सीजन लूज हो गया। जब CuO के साथ ऑक्सीजन लूज होता तो ये क्या होता, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन लूज होता है तो वो रिडक्शन होता है, ठीक है। और इसमें देखो हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन अब यहाँ पे अलग था, रिएक्शन करने का H2 हो गया, ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन ने क्या गेन कर लिया, ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो ये ऑक्साइड बना दिया। तो ये दोनों प्रोसेस हमारे ऑक्सीडेशन हो गए। तो क्या हो गया, CuO प्लस H2 रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने पर हमें CuH2 मिला। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा रिडॉक्स का, ठीक है। तो दिस अबव रिएक्शन इज द बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक द प्लेस साइमल्टेनियसली रिएक्शन कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि एक ही रिएक्शन के अंदर अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम जानते हैं क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्साइड टू सब्सटेंस इन द गेटेड ऑक्सीडेटिव एजेंट हो गया। ऑक्साइडिंग एजेंट क्या होता है कि उस टाइप के सब्सटेंस जो अदर सब्सटेंस का मिलकर उसे ऑक्साइड बना दे और अपने आप को रिड्यूस करते हैं, वो ऑक्सीडाइजेशन एजेंट कहलाता है, ठीक है। आपने देखा ही जैसे कि इसमें Cu था, Cu जैसे H2 था, H2 क्या था, एक अलग सब्सटेंस है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या करा हमने, रिएक्शन कराया तो वो उसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, H2O बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, तो ये क्या ऑक्साइड हो गया। ऐसे रिड्यूस एजेंट क्या होते हैं, उस टाइप के सब्सटेंस जो रिड्यूस द अदर सब्सटेंस बट इज अ गेट टू ऑक्साइड, कि अपने आप को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं सब्सटेंस और वो क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जैसे H2 द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द रिड्यूसिंग CO2 और CO2 इन द इट्स गेट टू ऑक्साइड द H2 होते हैं। क्या करा कि अब H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने क्या करा, ऑक्सीजन रिएक्ट कर लिया। और Cu2 जो होगा वो क्या कहलाएगा, CO2 जो है वो ऑक्साइड एजेंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड में क्या होगा, उसने अपने ऑक्सीजन किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, जैसे हाइड्रोजन का H2 हो गया, इट्स सेल्फ गेट टू रिड्यूस द, और उसने अपने आप से कार्बन को क्या रिड्यूस, क्या कॉपर से ऑक्सीजन को अपने आप से रिड्यूस कर लिया। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके बच्चों, अब अगला, इसके कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ZNO प्लस C प्लस Zn प्लस CO2, ये रिएक्शन करने के बाद हमें ये रिएक्शन मिला, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल किसके, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अनदर मेथड ऑक्सीडेशन। अब और भी तरीके से जाने जाए ऑक्सीडेशन क्या है, लूज द इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होता है, कभी क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है कि जो स्पेसीज है, जो भी कोई प्रोडक्ट वो अपने क्या इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तब भी ऑक्सीडेशन कहलाया। जैसे Na, अब Na को हम कैसे लिखते हैं, Na प्लस प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, A1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से लूज कर रहा है, तो लूज कर रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं।
और रिडक्शन क्या होता है, गेन द इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक कॉल रिडक्शन, और क्या करे कि कोई ऐसा एजेंट, कोई ऐसा एलिमेंट जो क्या करे और हाइड्रो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो उस टाइप के रिएक्शन को, उस टाइप के रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। जैसे Ag प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके साथ हमने रिएक्ट किया तो Ag, क्यों, क्योंकि इसको एक की जरूरत थी, उसने इसे दे दिया और ये अपने आप को स्टेबल कर दिया, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है बच्चों। अब इफेक्ट ऑक्सीडेशन एवरीडे लाइफ, अब इससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन से, कोई भी चीज़ अगर ऑक्साइड हो जाती है तो उससे क्या इफेक्ट होता है, देखो उसके लॉसेस भी हैं, फायदे भी हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो लॉसेस होते हैं उसको देखते हैं। वी हैव टू ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ शाइनिंग व्हेन न्यू आफ्टर द सम टाइम लूज द शाइनिंग गेट टू कोटेड वेट ब्राउन पाउडर। ठीक है, क्या है कि आप कोई आयरन पार्टिकल लिए, कोई लोहे का पाइप ले लीजिए या कोई लोहे का चमकदार कुछ लीजिए, और कुछ समय बाद देखो कि वो क्या होता है, वो अपनी शाइनिंग खो देता है। शाइनिंग खो देता है क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, ब्राउन कलर का ब्राउन रेड कलर का क्या होता था, कोट लग जाता था, जंग जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, एक सिंपल सवाल में कहें तो जंग कहते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, एक तो दिखने में गंदा लगने लगता है, दूसरा वो क्या होता है, बेकार होने लगता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होने लगती है। ठीक है, तो इससे क्या लॉसेस होते हैं बहुत सारे, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, देखो आपको रोया आयरन दिख रहा है तो किस तरीके से इसमें जंग लग रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का। और एक और आप ये भी देख सकते जंग लग रही है, और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ क्या था, सिमिलरली सिल्वर आर्टिकल बिकम अ ब्लैक इन कलर। ठीक है, क्या होता है, सिल्वर आर्टिकल होते हैं आपसे, जैसे कि आपने देखना, आपने सिल्वर की अंगूठी बनवाई, ठीक है, सिल्वर की चांदी की अंगूठी बनवाई, सिल्वर की अंगूठी बनवाई, आप उसे पहनोगे, कुछ महीनों बाद आप देखोगे कि वो काला काला होने लगता है। तो वो कैसे होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंट वो सिल्वर जो होता है वो क्या होता है, उसमें ब्लैक ब्लैक कोटिंग आने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या होने लगता है, ऑक्साइड होने लगता है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होने लगता है, काला होने लगता है। इसलिए कॉपर में भी जंग लगती है, कॉपर भी ब्लैक होता है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की ऑक्साइड होने की वजह से। ठीक है, कॉपर आर्टिकल स्टार्ट हैविंग द ग्रीन कोटिंग, साथ ही साथ क्या था, हरा कलर का कोटिंग भी होने लगती है, कि जब कॉपर होता है, जब कॉपर में जंग लगती है, जब कॉपर ऑक्सीजन प्रेजेंट पे आके ऑक्साइड होता है, तो उसका कलर क्या होने लगता है, ग्रीन होने लगता है, वो खराब। तो ये बहुत सारे आपको बहुत तरह के रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके के एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन के। ठीक है बच्चों। अब क्रोजन क्या होता है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, क्रोजन माने होता है जंग लगना। ठीक है, अब क्रोजन क्या होता है, जंग लगना होता है। तो जंग लगती क्यों जंग लगती है, इसका भी कारण होना चाहिए, तो हम देखते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस स्लो कन्वर्जन ऑफ द मैटर इनटू अंडरस्टैंडिंग कंपाउंड द रिएक्शन कंपाउंड एयर is example the oxygen moisture other gases like SO4 CO2 and acid call of corrosion। क्या होता है कि मान लो कोई मेटल है, कोई ओपन में रखा हुआ है, अब क्या है, मालूम है आपको, वो ओपन में रखा हुआ, तो ओपन में रखने में फिर क्या है, उसमें ऑक्सीजन भी लग रहा, ऑक्सीजन मॉइस्चर भी आएगा उसके अंदर, और तरह तरह के जैसे SO4 CO2 H2 और तरह तरह के एसिड टाइप के एजेंट उससे टकराएंगे। जब ये सब चीज़ें उससे मिक्स होंगी या उससे ऑक्साइड करेंगी, मिक्स होने पर क्या होगा कि उस पर्टिकुलर मेटल पे या उस पर्टिकुलर थिंग पे क्या लगना चाहिए, रस लगना शुरू हो जाएगा, रस मतलब जंग लगनी शुरू हो जाएगी, और वही जंग क्या है, आगे जलकर वो क्रोजन का फॉर्म ले लेगी, और फिर उससे क्या होगा, मेटल को क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे आपको डैमेज देखते हो, जैसे क्रोजन की वजह से आपको कार बॉडीज आपने देखी होगी, कि आपने कभी गैराज गए होंगे, गाड़ी गैराज गए होंगे, या आप छोड़ो गाड़ी गैराज गए, कभी आप थाने की तरफ से भी गुजरे होंगे, आपकी तरफ जो पुलिस लाइन होती है वहाँ से, तो वहाँ पे जो पुलिस द्वारा कब्जा की गए, जो जब्त की गई गाड़ियाँ होती हैं, उन्हें आप देखोगे तो समय के साथ क्या होना था, उनमें जंग लगने लगती है, तो उनका बॉडी क्या होती है, बिल्कुल ख़राब होने लगती है, डैमेज होने लगती है। ब्रिज भी, जो मेटल के ब्रिज बनाए जाते हैं, उनमें भी क्रोजन की वजह से बहुत ज़्यादा उनमें स्ट्रेंथ कम होने लगती है। आयरन रेलिंग और शिप, ये सब चीज़ें जो होती है ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल और स्पेशली आयरन से बनी होती है, तो ये सब ऑक्सीजन प्रेजेंट की वजह से क्या होता है, उनमें क्या लगने लगती है, जंग लगने लगी, और उस वजह से क्या होता है, क्रोजन की वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर मेटल क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है, और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट आ जाए। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। वही चीज़ है, क्रोजन का हो या रस्टिंग का हो। ठीक है, रस्टिंग एक प्रोसेस है, क्रोजन एक प्रोसेस है, और रस्टिंग जो है वो एटमोसफेयर की वजह से लगता है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When the iron atom exposed to atmosphere, they attack to oxygen and moisture air, the reddish brown layer in surface. This corrosion is called rusting। हो गया, हमने क्या कहा, जब क्या होता है कि आयरन या आयरन का कोई आर्टिकल बना हुआ है, ठीक है, जब वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है, फिर पड़ा हुआ है एटमॉस्फेयर में, उसमें पड़ता है,
तो वो क्या होता है उसमें ऑक्सीजन हो गए, मॉइस्चर हो गए, तो बारिश होगी तो मॉइस्चर भी आएगा, धूप होगी तो बहुत तेज़ धूप भी होगी, तो उस एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है उसमें एक रेडिश ब्राउन लेयर आने लगती है उसकी सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर आयरन के सरफेस के ऊपर एक क्या आने लगती है, रेडिश कलर की ब्राउन कलर की लेयर आने लगती है। वही लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, क्रोजन होता है, और उसी क्रोजन को हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, ठीक है। रस्टिंग जो मोस्टली आयरन पे, मतलब आयरन क्या होता है, आयरन वाले मेटल पे सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इसे रस्टिंग बोलते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ द क्रोजन, अब इसे रोका कैसे जाता, इसे रोकने के बहुत सारे हैं। जैसे रस्टिंग आया था ग्रेविलाइजेशन, ठीक है, इसको हम ग्रेविलाइजेशन द्वारा ठीक कर सकते हैं। सरफेस आयरन लेयर इन बाय द जिंक की, ठीक है, लेयर ऑर्डर टू प्रिवेंट टू रस्टिंग द कॉल ऑफ ग्रेविलाइजेशन। अब देखो ग्रेविलाइजेशन का मतलब क्या है कि मान लो आपने खुद देखा होगा, आपके घर में बर्तन होते हैं, आपके घर में जो मोस्टली मेटल के बर्तन होते हैं, क्या करते हैं उसके सरफेस के ऊपर हम क्या जिंक की लेयर लगा देते हैं। जब जिंक की लेयर लगा देते हैं तो उसमें जो रस्टिंग प्रोसेस होता है वो स्लो है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रस्ट नहीं लगेगा, लेकिन जो मान लो विदाउट जिंक के जो भी हमारे बर्तन है, जो भी हमारे पास यूटेंसिल है, अगर उसमें 6 महीने बाद रस्ट लग रही है तो जिंक की वजह से वो सालों साल तक अच्छी तरीके से चल पाएगी। तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं क्या, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब कि आयरन लेयर के ऊपर जिंक की कोटिंग करने से क्या होता है कि उसमें रस्टिंग प्रोसेस बहुत ही वेरी वेरी स्लो हो जाता है। ठीक है, रस्टिंग कैन ऑल्सो प्रिवेंट टू ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, और साथ ही रस्ट को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। जैसे साइकिल होती है आपकी, बाइसाइकिल हो गया, आप बाइसिकल हो गई या बाइक हो गई, उनकी जो चैन होती है उनमें क्या है ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी चैन में क्या हो, रस्ट ना लगे, और रस्ट लगेगी तो वो चैन क्या हो, वीक हो सकती है और टूट सकती है चलते चलते। तो इसीलिए उसे बचाने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, ऑयलिंग और ग्रीसिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, रस्टिंग कैन ऑल्सो प्रिवेंट टू पेंटिंग, और साथ ही साथ रस्ट को बचाने के लिए हम पेंट का भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में, आपने देखा नहीं देखा, मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे बहुत देखा होगा कि क्या होता है कि आपके घर में कूलर है। अब जब सीज़न आता है गर्मियों का, समर का सीज़न आता है, जब आप कूलर को दोबारा चालू करने के लिए क्या करते हैं, हम उसके ऊपर पेंट करते हैं। क्यों पेंट करते हैं? क्योंकि हम मालूम है हम उससे एटमोसफेयर के संपर्क में रखेंगे, और साथ ही साथ उसमें पानी आएगा, मॉइस्चर, जिसके वजह से उसमें रस्ट लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसके प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसका जो क्रोजन प्रोसेस है वो उसे रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही रोक देंगे, नहीं लगेगी, लेकिन प्रोसेस इज अ वेरी स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्रोजन को रोकने के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब रिएक्शन, अब वही दिखा है क्रोजन का रिएक्शन कैसे होता है। जैसे हमारे पास आयरन है Fe, और ऑक्सीजन है, और H2O पानी। ये जब मान लो, जैसे हम बात कर रहे हैं कूलर के में क्या, अब आयरन का बना हुआ है, ओपन में रखा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में, और पानी हम उसके अंदर डालते हैं। जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, क्या बनता है, Fe2SO3 और H2O। मतलब कि जो Fe है, जो आयरन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe2O3 और वाटर H2O भी इसके साथ मिलकर ऐसा ना, तो इससे क्या होता है, ये रिएक्शन होता है, और यही कारण है क्रोजन ऑफ द कॉपर। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होता है। आप क्रोजन ऑफ कॉपर का देखते हैं, कॉपर का भी बहुत जैसे कि कॉपर इज द व्हेन क्या होता है, क्लोराइड फॉर्म ऑफ लेयर ग्रीन कोटिंग इन द सरफेस। क्या होता है कि मैं क्या कहूँ कि कॉपर भी क्या होता है, क्रोजन होता है। वो कैसे होता है कि जब कॉपर में ऑक्साइड, जब कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे या ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या उसके टच में आता है, तो क्या होता है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड करने पर उसमें एक ग्रीनिश कलर का क्या लगता है, लेयर सी लगने लगती है। वही लेयर क्या है, क्रोजन होता है। जैसे CO2 प्लस H2O पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तीनों आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या मिलता है, CuHO2 प्लस CuCO3। तो ग्रीन कलर की कोटिंग होने लगती है, इसकी वजह से यही कारण है कॉपर के ऊपर क्रोजन लगने का। अब ऐसे सिल्वर का देख सकते हो, सिल्वर द क्रोजन द ब्लैक कोटिंग इन द सरफेस। आपको भी पीछे बताया था, क्या हो, आपकी सिल्वर की अंगूठी है, सिल्वर की चैन है, टाइम टू टाइम अगर उसे पहनोगे, एटमोसफेयर होगा, तो वो कुछ टाइम बाद आपको ब्लैक कलर की, काली की उसके ऊपर एक कोटिंग से आने लगेगी। ठीक है, वो कोटिंग क्या, किसका अच्छा एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल है क्रोजन ऑफ सिल्वर का। जैसे 2Ag है, 2Ag प्लस H2S है। ठीक है, इसको रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, Ag2S प्लस H2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्रोजन का अच्छा एग्जाम्पल होता है।
इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है जिसे हम बोलते हैं रेंटिसिटी। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये रेंटिसिटी होता क्या है, ठीक है। तो द वर्ड ऑफ रेंटिसिटी मीन्स होता है हैविंग टू बैड टेस्ट ऑफ स्मेल, ठीक है। रेंटिसिटी मीन्स होता है कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी किसी भी खाने की चीज़ हो गई, सब्सटेंस हो गई, जब हम आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय बाद उसे टेस्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका टेस्ट जो होता है बहुत बुरा हो जाता है, स्मेल भी क्या होती है, बदबू आने लगती है। जैसे आपने देखो घर में आपने सब्जी बनाई, अब उसी सब्जी को आप अगर 2-3 दिन बाद देखेंगे तो उस सब्जी में क्या देखेंगे, स्मेल आने लगेगी, और उसे टेस्ट करके देखोगे तो बहुत बुरी तरह की बहुत ही बैड टेस्ट हो जाएगा। तो वो क्यों होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिड या रेंसिडिटी, ठीक है। अब when the food is cooked in the oil and the fat are exposed to a product in the given the unpleasant smell and taste hence to become a rancid। क्या है कि जब फूड आइटम को हम पकाते हैं तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, ऑयल मिलाते हैं, फैट मिलाते हैं, तो इसके संपर्क में आने पर, इसके एक्सपोज होने पर क्या हो जाता है, ये अनप्रोटेक्ट हो जाते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे अनकुक फूड होते हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है, संपर्क में आने पर, उसके कांटेक्ट में आने पर क्या होता है, ये अनप्लेजेंट स्मेल की वो बहुत जल्दी क्या होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, रेंसिड होने लगते हैं। तो उस चीज़ में स्मेल और टेस्ट उसका क्या हो जाता है, बहुत ही रेंसिड हो जाता है, बहुत ही गंदा हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिड बोलते हैं। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड ऑफ रेंसिडिटी। दिस इज डू द ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड आइटम गेटिंग टू द ऑक्साइड एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, ऑयल और फैट के कारण फूड आइटम में जो भी प्रेजेंट ऑफ फूड एंड आइटम, जो फूड आइटम होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्साइड हो जाता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसका टेस्ट और स्मेल बहुत गंदा होने लगता है, वो खराब हो जाता है। कीपिंग द फूड एयर टाइटली कंटेनर हेल्प टू स्लो ऑक्सीडेशन। अब इसको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंटेनर टाइप के हम फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत से फूड जो आते हैं वो कंटेनर में कंटेन मतलब कि डिब्बे में आते हैं। अगर वो एयर टाइट होगा, एयर टाइट मतलब कि अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो लंबे समय तक ऑक्सीडेशन होने में क्या करेगा, बचा रहेगा, मतलब कि उसे ऑक्सीडाइज होने में टाइम लगेगा, और वो जो फूड आइटम है वो कुछ लंबे समय तक और जी पाएगा, क्या कर पाएगा, समय तक रह पाएगा, ठीक है। दिस पैकेट ऑफ द फ्लश एंड द नाइट्रोजन सेम इज रीजन। देखो आपने देखा होगा, आप 5 रुपये पहले चिप्स खरीदते हैं, लेस का हो गया या कुरकुरे हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपने देखा उसमें हवा भरी होती है। तुमने देखा 5 रुपये वाला जो चिप्स आता है इतना भारी होता है, लेकिन फट से खोलते हैं तो हवा निकल जाती है और 4 चिप्स निकलते हैं उसके अंदर। तो ऐसा क्या है, उसमें हवा भरी जाती है। हवा क्यों भरी है, वो हवा नहीं, वो गैस होती है जो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर डाली जाती है। क्यों, क्योंकि चिप्स जो होती हैं वो आलू के बने होते हैं, और आलू को हम किसमें फ्राई करते हैं, ऑयल में फ्राई करते हैं। तो ऑयल में फ्राई करेंगे तो उसे ऑयल में फ्राई करते हुए क्या होने लगेगा, वो रेंसिडी होने लगेगी, रेंसिड होने लगेंगे, रेंसिडिटी उसके अंदर फिर आने लगेगी। जो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डालते हैं, और नाइट्रोजन गैस डालने से सील पैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस चिप्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत ही स्लो होता है, इसलिए वो चिप 6-7 महीने तक आराम से आप उसे रख के खा सकते हो। तो ये सब इस चीज़ में आता है, ठीक है। अब थैंक यू वेरी मच। अगर बच्चों ये सेशन यहीं तक था, अगर आप अब तक आपको ये कुछ इसमें से जो भी मैंने पढ़ा अगर नहीं समझ में आया है या उसमें कोई गलती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको दोबारा इसे समझाने की कोशिश करूँगा उसी टॉपिक को। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। क्यों, घर रहिए, क्योंकि इस टाइम कोविड का टाइम चल रहा है, ज़्यादा आप लोग बाहर भी मत जाइए। क्योंकि लाइफ बहुत रिस्की है। घर पे पढ़िए, अपनी तैयारी करिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।